Hello, 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 and हेलो एंड वेलकम टू एम ए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाज़रीन, आज कुछ टेक्निकल खराबी है जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम लेट भी हो गया 2-4 मिनट से, और मैं भी आपको उस तरह से वेलकम नहीं कर सका। बहरहाल, वेलकम टू द शो। जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर इन फोकस में हम आपको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, वादी कश्मीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सब खबरें आपके साथ डिस्कस करते हैं। आलमी खबरें भी डिस्कस करते हैं, और हमेशा की तरह, मतलब पिछले प्रोग्राम की तरह इस दफा भी हमास और इजराइल की जो जंग है इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, जहां एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है सिविल डिसोबीडियंस की जो है मुसलसल चल रही है। 5 अक्टूबर को पहिया जाम हड़ताल हुई थी। ये पहिया जाम हड़ताल जो है 1 महीने में होने वाली दूसरी बड़ी हड़ताल थी। इसके बाद फिर 10 अक्टूबर को औरतों ने पूरे पीओजेके में जुलूस निकाले और मुजाहरे किए। 17 अक्टूबर को दोबारा ये जुलूस और मुजाहरे निकाले गए। 22 अक्टूबर को यौम स्याह मनाया गया, और अब 28 को, यानी आज से 4 दिन बाद, पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एक और कॉल दी गई है पाकिस्तान के तरफ से लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ भरपूर मुजाहरों की। और इस हवाले से मुजफ्फराबाद में अपर अड्डा में जो है वो एक बहुत शानदार जलसे का भी एहतमाम कर रही है आजाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी खराब है एक तरह से, पाकिस्तान की भी, और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक है उसके अंदर अब ये नारे लगना शुरू हो गए हैं कि इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान को लौटा देना चाहिए। अवाम को पीओजेके के और पाकिस्तान के खिलाफ जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है, इसको जो लीड कर रही है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसके हवाले इक़्तिदार किया जाए। नाजरीन, तारीख में ऐसे कई मौके आए हैं दुनिया में जब सियासी जमातें, कौम परस्त जमातें, और ये जो रिफ रैफ जिसे हम कहते हैं, ये एक तरफ हो जाता है और बीच में से अवाम का एक तूफान उठता है। और वो अवाम का तूफान ना सिर्फ रियासत के ऊपर काबिज आकाओं को लेकर बह जाता है, बल्कि उसके साथ साथ रवायती सियासी पार्टियों को भी लेकर बह जाता है। और इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह है। इसके अलावा नाज़रीन, मुझे ये खबर आई है बल्कि ये आज पीओजेके के अखबारात में भी शाया हुई है कि जब नीलम झेलम प्रोजेक्ट का प्लान हुआ और नीलम झेलम प्रोजेक्ट अब बना, उस वक्त 9 अरब रुपए दिए गए थे पाकिस्तान की जो बिजली कंपनी है वापडा की तरफ से। यानी आज ये बात पता चल रही है कि उस वक्त की आजाद कश्मीर हुकूमत, जो कि मुस्लिम लीग नून के जो है वो हुकूमत थी, राजा फारूक हैदर साहब की गालबन, उन्होंने दरियाए नीलम का रुख मोड़ने के लिए पाकिस्तान के लिए 9 अरब रुपए में हमारा दरिया पाकिस्तान को बेचा। ना 9 अरब रुपए तय यह हुआ था कि उस 9 अरब रुपए के साथ जो है वो मुजफ्फराबाद में और जिले में 5 ऐसे वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे जो उस इलाके के टेम्परेचर का जो तब्दीली है दरिया का रुख मोड़ने की वजह से, उसको वो क्या कहते हैं, बराबर करेंगे, यानी कि उसको रिकूप करेंगे। और एनवायरमेंट के ऊपर जो दरिया का रुख बदलने से नुकसानात हो रहे हैं,
उसको भी वो किसी तरह से किसी हद तक जो है वो रिकवर करने में कामयाब हो गए। लेकिन आज ये पता चल रहा है कि वो जो 9 अरब रुपया 5 झीलों के लिए दिया गया था वापडा की तरफ से उस वक्त की आजाद कश्मीर हुकूमत को, वो उसका ना तो ये कि उस 9 अरब का कहीं कोई सुराग नहीं है, बल्कि वो झीलों का भी कुछ पता नहीं है कि वो कहां बनी है। तो अब ये एस्टीमेट लगाया गया है कि अगर आज वो झीलें अब बनाई जाए 5, तो उसका जो एस्टीमेट है वो 20 बिलियन रुपीस बनता है। तो पहले तो ये पता किया जाए कि ये 9 अरब रुपए गए कहां, और ये सवाल तो पूछना चाहिए उस वक्त के पीओजे के प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर से कि भाई वो पैसे का उन्होंने क्या किया, किधर गए वो पैसे। दूसरा नाजरीन, मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ ना बिजली का बड़ा बुहरान है, और बिजली का बुहरान जो है वो पाकिस्तान हल नहीं कर सकता। तो अब गिद्धे जो बाहर बैठी हुई है ना, इंटरनेशनल इंपीरियलिस्ट मोनोपलीज, वो अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। और इसी वाले से नॉर्वे जो है उसने ये कहा है कि नॉर्वे पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में नाजरीन वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगाना चाहता है। और उन्होंने ये कहा कि हमें इजाजत दी जाए ताकि हम वहां पे आके जो है वो गुलामों का खून चूसें। पाकिस्तान तो चूस रहा है बंदाजे दिगर, अब ये भी आ रहे हैं चूसने के लिए। और शगर का जो पूरा जिला है और मजाफाती इलाके हैं वो अंधेरों में डूबे हुए नाजरीन, और कई बिजली घर हैं वहां, इसके बावजूद बिजली नहीं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान की। और इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे कि क्या वजह है कि 7 अक्टूबर से आज 24 अक्टूबर हो गई है और इजराइल अभी तक जमीनी हमला शुरू नहीं कर पा रहा। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल AK सिराज साहब, जो फॉर्मर चीफ हैं और ये जो आर्मी के 22 साल तक जम्मू कश्मीर में देश की सेवा की है। नमस्कार जनरल साहब, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मिर्जा साहब। जनरल साहब, पीओजे के तो वो पंजाबी कहने ने लगा गया जी, वो तो पाकिस्तान के हाथ से तो जाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो समय आ गया है। जिस प्रकार से आप नीलम नदी के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से जो एक प्रकार पीओजे को मूर्ख बना के नीलम नदी का मुंह मोड़ लिया इन्होंने पंजाब की तरफ, और वही बिजली जो कि कुछ एक पैसों में 2.5-2 रुपए में पैदा होती है, आज वही 60-70 रुपए पर यूनिट मिलती है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में, और वो रिजर्वायर तो बने ही नहीं। तो सच्चाई है, अब जैसे जैसे सच आएगा लोगों को पता चलेगा क्या कितना छल कपट कर दिया है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को। देखो, पाकिस्तान का कभी भी मन नहीं था कि इसको एक प्रकार आप ट्रीट इक्वल करें। उन्होंने हरदम इनको सेकंड क्लास सिटीजन माना है, इन्होंने कभी नहीं माना कि ये हमारे बराबर के, और यही अब इनको महसूस होने लगा है। और इसीलिए ही ये जो लोग सड़कों पे आए हैं, ये किसी के कहने पे थोड़ी आए, ये तो इसलिए आए हैं कि उनकी ट्रीटमेंट क्या हो रही है। ना पे मिली, ना पेंशन मिली, ना बिजली, ना पानी, ना खाने को। 300 से 400 रुपए केजी आटा। और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग तो शियाज हैं, वो तो कहते हैं कि यहाँ पर डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज कर दिया। सुन्नी जो एक्स सर्विसमैन को बसाया है, वो कहते हैं कि आप स्कार्दू से कारगिल वाली रोड खोलो। तो ये सच्चाई है मिर्जा साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब। और आप ये देखें ना आटा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना जॉब है। वो रिश्ता भी कोई नहीं देता आप किसी को वहां, क्योंकि वो पूछे मुंडा करता की है, कहते मुंडा दुबई जान की तैयारी कर रहा है, समझे ना। वो कहते थे फिर जब दुबई पहुंच जाएगा तो बता देना। वो कहते हैं मंगनी तो कर दो। वो कहते हैं नहीं, हमारे पास एक लड़के का रिश्ता आया हुआ है जो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, हम उसके साथ मंगनी कर देते हैं, इधर जब वीजा नहीं लगा। तो ये यहां तक हालात इतने खराब हैं
और नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जो है वो अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रहा। जनरल साहब, नहीं, बिल्कुल। 7 अक्टूबर को हमला हुआ हमास का, जिसमें उन्होंने तौबा करनी चाहिए, जो उन्होंने, मैंने जिंदगी में ना सुना ना देखा इस तरह का जुल्म जो हमास वालों ने इजराइल में जाकर किया। अब उसके जवाब में जो कुछ इजराइल कर रहा है वो भी मेरा ख्याल है कि लिटिल बिट ओटीटी है, थोड़ा ओवर द टॉप कर रहा है। इसको रुकना चाहिए। ये हमास तो सुरंगों में घुस जाती है, बेचारे अवाम मर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि 7 अक्टूबर से लेके ये टाइम आ गया है और इजराइल जो है वो उसमें हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो ग्राउंड इन्वेजन शुरू करे अपनी। हाँ, देखो, कुछ एक ऐसी बातें हैं मिर्जा साहब जो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जो 7 अक्टूबर को हुआ था, उसको पहली बात तो होना नहीं चाहिए, तो एक बड़ा सरप्राइज हुआ। इजराइल के साथ ऐसा होना किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मसूद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल होगी। और वाकई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इजराइल को। 250 से ज्यादा उसके हॉस्टेजेस बना के ले गए, 1500 से ज्यादा लोगों को मारा, औरतों को रेप किया, बच्चों का सिर काट दिया। तो ये सच्चाई है। हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस वर्ल्ड के अंदर कोई जगह नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हमास पैलेस्टाइन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये हमें समझना चाहिए कि जो लोग समझते हैं कि पैलेस्टाइन की जो वफादारी करता है हमास, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसीलिए उसने ये कार्रवाई की। मैं कहता हूं पैलेस्टाइन की जो कॉज के अगेंस्ट लड़ रहा है ये, क्योंकि जिस प्रकार से वो टेररिज्म करेगा तो पैलेस्टाइन के जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान हो। देखो, अभी सच्चाई ये है कि जो आपने बोला कि अभी तक इजराइल ने ग्राउंड अटैक क्यों नहीं किया। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल नहीं चाहता कि पैलेस्टाइन की कैजुअलिटी हो, इसीलिए वो बार बार कह रहा है नॉर्थ गाजा पट्टी से लोग साउथ गाजा में चले जाएं, मगर हमास उनको जाने नहीं दे रहा, उनको ह्यूमन शील्ड बनाना चाहता है, और जहां पर भी उसके हेडक्वार्टर हैं वो सिविल पॉपुलेशन एरिया में। तो ये सच्चाई है कि जो हमास उनको एक प्रकार से जो ये कह सकते हो एक फोर्सिबली रखे हुआ है। अब हो क्या रहा है कि इजराइल अब क्यों नहीं जा रहा, 3 बातें हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो हॉस्टेजेस हैं उनके कारण नहीं जा रहा। उसको पता है कि अगर अभी जाएगा तो ये हमास हॉस्टेजेस को मारना स्टार्ट कर देगा और इजराइल बैक फुट पे आ जाएगा अगर हॉस्टेजेस को मारना किया। दूसरा है, ये जो पैलेस्टाइन के लोग अभी तक वहां से गए नहीं है, ये कैजुअलिटी कोलैटरल डैमेज होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और वर्ल्ड की ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जो धीरे धीरे चेंज भी हो रही है। और तीसरा है कि जब तक रेजिस्टेंस कम नहीं होता हमास का, तो हमास के अंदर तो घुसना आसान है गाजा पट्टी में, मगर वहां पर जीतना बड़ा मुश्किल है, वहां पर टनल डिफेंस है। इसीलिए अब इजराइल का मन है कि इतना फायर करो, इतना रेजिस्टेंस तोड़ो कि जब से पहले वो जाएं तब तक हमास बिल्कुल कमजोर हो गया हो और हमास हाथ ऊपर खड़े कर दे, और इससे पहले कि कहीं ना कहीं हॉस्टेजेस को छुड़ाया जाए या एक प्रकार से निगोशिएशन की जाए। अब ये आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर इसीलिए इजराइल जल्दबाजी नहीं कर रहा अंदर घुसने की, क्योंकि अंदर घुसने से नुकसान इजराइल को ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी इजराइल की भी हो सकती है। अब जो हुआ क्या, इजराइल क्या कर रहा है, एक इजराइल मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी कर रहा है। अपना जो स्पेशल फोर्सेज है वो उसने अंदर डाल दिए हैं, जो कि अब इनके हेडक्वार्टर और जो इनके एक प्रकार से लीडरशिप है हमास की, उसको टारगेट करेंगे, क्योंकि वो उस इलाकों में है जहां पर सिविलियन एरिया है, उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, रॉकेट मिसाइल फायर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम करें। और तीसरा, वो ये कर रहे हैं कि फ्यूल नहीं आए, फूड, फ्यूल और वाटर की कमी है। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है, मैं ये मानता हूं। जो बार बार लोग कह रहे हैं कि इसका क्या है, कि हमास तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है वो पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन पर है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो रफा बॉर्डर से है खुली हुई है, भारत ने कम से कम 90 टन का करीब सामान भेजा है। भारत भी कह रहा है कि ये भेजना चाहिए, पर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जो ये एड आ रही है वो कौन यकीन करेगा कि ये एड जो है सिविलियंस के पास पहुंचे, ना कि हमास के पास।
क्योंकि हमास हो सकता है इसका इस्तेमाल करे। हमास बार बार प्रेशर डाला कि फ्यूल की कमी है, फ्यूल की कमी है। वो इसलिए क्योंकि उसको फ्यूल चाहिए उसके जनरेटरों में, उसके रडार्स में, उसके रॉकेट्स में, मिसाइल में। तो इसलिए ये बार बार वो फ्यूल की बात करता है, मगर इजराइल उसको दे नहीं रहा। तो ये सच्चाई है, ये लड़ाई में नुकसान तो ज्यादातर लोगों का, सिविलियंस का ही हुआ है, चाहे वो इजराइल से है चाहे पैलेस्टाइन की। ये लड़ाई लंबी खिंचेगी और इस लड़ाई के अंदर मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि और कोई देश आएगा। हो सकता है हिजबुल्ला आए लेबनान से, हूती रेबल जो यमन से हैं वो भी इनडायरेक्टली आएंगे। जो ईरान है वो डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो कि है 28 शिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, 1,500 से 2,000 के करीब उसके सैनिक हैं, वो वहां पर बेड़ा लगा दिया है। तो ईरान की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और अब रुख जो चीन और रूस का, जो पहले एंटी इजराइल था, उसमें भी बदलाव आया है और वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस व्यू को लेकर चले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल हैज ऑल द रीजन टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट टेररिज्म। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई खत्म तभी होगी जब ये होस्टेजेस छूटेंगे। अगर होस्टेजेस छोड़ देता है हमास तो हो सकता कोई बातचीत हो जाए, नहीं तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि अब इजराइल ने मन बना लिया है कि हमास को खत्म करना है। हमास को खत्म करने के लिए इनको अंदर घुसना पड़ेगा। अगर अंदर घुसते हैं तो लड़ाई लंबी भी चलेगी और कैजुअलिटी भी बहुत हो सकती है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मिर्जा साहब, तो जो आप फरमा रहे हैं उससे तो मैं यही नतीजा निकाल सकता हूं कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि गाजा एक समझ लें कि एक हवाई जहाज है जिसको हवा कर लिया है और जिसके अंदर दहशतगर्द घुसे हुए हैं। अब मसला ये है कि अगर वो दहशतगर्द मारने हैं, तो अगर दहशतगर्दों को पता लग गया कि उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो वो जहाज में बैठी सवारियों को भी मार देंगे। लिहाजा अब जो सरकार है वो कह रही है सवारियों को कि आप खुद ही उतर जाएं जहाज से, और ताकि पीछे सिर्फ दहशतगर्द रह जाएं। तो जाहिर है वो तो नहीं छोड़ेंगे दहशतगर्द के ये हवाई जहाज से सवारियां उतर जाए। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि लैंड जो इन्वेजन है वो मेरे ख्याल है नाउ शुड बी ऑफ द टेबल, और उसके बजाय जो है अब दूसरे तरीके सोचने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जनरल साहब 5,000 लोग मारे गए गाजा में, और ये उनको की तो सजा मिल ही रही है। हमास का तो कोई ऐसा लीडर इतनी सारी बमबारी से नहीं मरा अभी तक। तो इनको फिर यही करना चाहिए कि अंदर अपने एजेंट भेज के तो इनको हंट डाउन करे, जैसे इजराइल ने पहले भी किया था जिन लोगों ने इनके खिलाड़ी मारे थे ओलंपिक्स में या बाकी वाकयात जो हुए थे। तो ये मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त जो है वो ये सीज फायर की कॉल देनी चाहिए कि इस वक्त जो है दोनों तरफ से बमबारी जो है वो बंद की जाए। आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि सिविलियन की हो रही है। 5-6 हजार के करीब पैलेस्टाइन मारे गए हैं, इधर करीब 1500 के करीब इजरायली भी मारे गए थे। अब ये लड़ाई लंबी खिंचेगी तो सिविलियंस की ही कैजुअलिटी होगी। हाँ ये तो है, हमास की जो लीडरशिप है वो कतार में भी, सीरिया में भी, टर्की में है। जो हमला बैठा हुआ टर्की में, वो उसको अभी डिसोन कर दिया टर्की ने, उसको कहा है उसको छोड़ दो। पर मुझे लगता नहीं कि इजराइल इनको छोड़ेगा, इनको 1 by 1 मारेगा। पर मुझे ये लग रहा है होप, अगर कुछ होस्टेजेस पे बातचीत होगी तो ग्राउंड इन्वेजन स्पेशल फोर्सेस डालती इजराइल ने अंदर, उससे वो उन लीडरशिप को खत्म करेगा। शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है जनरल साहब, वेरी सॉरी टू कट यू, हमारे शो का वक्त खत्म हो गया है। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को शाम 6:30 बजे लंदन टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।